कहां पर SN1 होता है, कहां पर SN2 होता है, ये पहचानना। अब मैं ईज ऑफ SN1 या ईज ऑफ SN2 नहीं पूछ रही, दो अलग तरह के सवाल आते हैं। एक तो आते हैं 4 अल्काइल लाइट दे दी और पूछ लिया ईज ऑफ SN1 बताओ। एक आता है ईज ऑफ SN2 बताओ। वो ज्यादा आसान होता है कि किस डायरेक्शन में सोचना है ये पता होता है। यहां आपको कहा जाएगा सेकेंडरी अल्काइल लाइट के, मैंने कुछ हल्की सी बात बोली थी और मैंने कहा था इसको थोड़ा बहुत मैं मॉडिफाई करूंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में, बी प्रिपेयर्ड। तब तो मैंने कह दिया था सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइट में थोड़ा मेजोरिटी ये होता है, और मैंने ये भी कहा था आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट डीपीपी, उसमें पूरा टेबल बना के दूंगी। तो जो भी मैंने पिछली क्लास में कहा था आई सीरियसली डू नॉट मीन इट। सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइट में क्या होता है अब बताती हूँ। 3 पॉसिबिलिटी आती है। पहली पॉसिबिलिटी, अगर आप कोई पुअर न्यूक्लियोफाइल देते हो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में दोनों साइड पलट सकती है बात। SN1 भी जा सकता है, SN2 भी जा सकता है। अगर आप देते हो पुअर न्यूक्लियोफाइल, अब हमें कहां पता जी पुअर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? आपने लिखवाया होगा, हम तो भूल गए। जैसे कि H2O और अल्कोहल, यही पुअर में आते हैं अक्सर। पुअर न्यूक्लियोफाइल, यू रिमेंबर SN1 यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर का यहां मेरे पास मतलब क्या था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट, न्यूक्लियोफाइल पे खास डिपेंड नहीं करता। तुम ले लो वीक पुअर न्यूक्लियोफाइल, SN1 की तरफ रिएक्शन भागेगा। तो यहां क्या हुआ, SN1 हुआ, सेकेंडरी में SN1 हुआ। लेकिन अगर तुमने न्यूक्लियोफाइल ले तो लिया पर वो वीक बेस है। अब वीक बेस क्या है, धीरे आज की क्लास बेस पे ही जाएगी। वीक बेस वो होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया आई नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में मैंने इसको सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल में मेंशन कर रखा है, शायद ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल में आता है। सो यस इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। बट कई बार मैंने ये बात भी बोली है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी जरूरी नहीं है पैरेलल चलें, हैंड इन हैंड चलें। अच्छा न्यूक्लियोफाइल अच्छा बेस ही होगा, नहीं। फिर लगता है ऐसे कैसे हो सकती है ये बात। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो लोन पेयर दे देता है, अवेलेबल है। बेस का मतलब जो लोन पेयर दे देता है, दोनों बात तो एक ही है, नहीं। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसका नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है किसी को भी अटैक करने को। अब अगर ये किसी को अटैक करके H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके HI बना लेता है, ये HI वेरी वीक। वाई? साइज इनकम्पैटिबिलिटी। ये वापस यहां लौटेगा। अच्छा न्यूक्लियोफाइल होते हुए भी अच्छा बेस नहीं था। बेस वो है जो किसी के साथ जुड़ के रह सके, प्रोटोन के साथ। बेस और एसिड में प्रोटोन आता है मेनली डेफिनेशंस में। तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल एक पुअर बेस भी हो सकता है। आज पहली बार लाई हूं ये बात, पिछली क्लासेस में हमारे हालात नहीं थे कि मैं ये बात लाऊं। एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, भाई मेरा नेगेटिव चार्ज अच्छे से अवेलेबल है, मैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ सकता हूं, डन। लेकिन क्या मैं एक अच्छा बेस हूं? मैं अच्छा बेस तब हूं जब मैं प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकूं। जैसे ही प्रोटोन आया मेरे पास, भाई न्यूक्लियोफाइल है, मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं, लेट्स कंबाइन। यानी न्यूक्लियोफाइल का मतलब किसी से भी जुड़ना, बेस का मतलब सिर्फ प्रोटोन से जुड़ना। प्रोटोन से जुड़ते यहां तो गड़बड़ हो गई, ये क्या साइज और ये क्या साइज, हम उधर ही ठीक थे, बॉन्ड बहुत वीक बना। तो न्यूक्लियोफाइल जो कि वीक बेस है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो कि वीक बेस है, अगर आपने वो सिचुएशन दे दी तो SN2 होगा। एंड नाउ इफ आई आस्क स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा होगा? SN2। इसको बनाइए। ये बस आ जाते हैं, असली वैल्यू इनके क्वेश्चंस की है। और इस तरह का डेटा जो मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड पे दिखाया, जो हमारी अगली डीपीपी है, डीपीपी 6, जो उम्मीद है आज मिलनी चाहिए, आज मिलेगी। उसके पीछे आखिरी में मैंने ये टेबल दिया है, इसी टेबल से 3 इंफॉर्मेशन निकाली है, क्योंकि मेरे को SN1 SN2 और एलिमिनेशन तीनों का कंपटीशन एक साथ चलाना है। अभी मैं SN1 और SN2 का कंपटीशन चलाए हुए हूं अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको टेबल। अब मेरे साथ समझिएगा, आपके लिए चीजें सेम आती जाएंगी जो आपने लास्ट क्लास और अब की क्लास में पढ़ी। मुझे पिछली पूरी क्लास का आउटपुट एक बार वापस चेक करना है, आया कि नहीं, आपको चीजें आई कि नहीं, आपको ये पता चला कि नहीं, क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। दीज क्वेश्चंस आर रेयर इन जेई नीट बट दे आर। अगर आपके पास ज्यादा अटेम्प्टेज आती है ऑर्गेनिक की तो ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेड से ज्यादा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की फाइट दिखाना चाहूंगी, आपको कैसे पता चले इसमें SN1 होगा या SN2। लास्ट क्लास तक मैं इसी फाइट पे थी, SN1 किस में तेज होगा, SN2 किस में तेज होगा।
अब मेरी फाइट बदल गई, ढूंढो इसमें SN1 होगा कि SN2। तो सबसे पहले मैंने आपको एक एल्काइल हैलाइड दिया, जो दिख रहा होगा मैंने सेकेंडरी दिया। अब तो सेकेंडरी ही बचा है मेरे पास ढंग का। प्राइमरी टर्शियरी में तुम्हें पता है थोड़ा इंक्लिनेशन किस साइड होगा, सेकेंडरी में ही फंसोगे आप लोग। अब फंसोगे तो प्राइमरी टर्शियरी में तो खा जाओगे क्वेश्चन को। तो अगर अब मैंने आपको सेकेंडरी एल्काइल लाइट दिया और मैंने दिखा के दिया मैं कायरल देने की कोशिश कर रही हूं, अभी मैंने वेज और डैश बना दी क्योंकि आपके लिए थोड़ा नया है। एक आधे लेक्चर तक मैं ये बनाना छोड़ दूंगी, मैं सीधे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ऐसे ऐसे करके देना शुरू कर दूंगी। आपको खुद ड्रॉ करके ढूंढना होगा इसमें कोई कायरलिटी तो नहीं है। तो अभी तो खैर आदत डाल रहे हैं। मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O के बारे में कोई बहुत डिटेल में आपसे बात नहीं कर पाई थी, वो आज करूंगी। मॉइस्ट Ag2O एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे कैसे रट ले, कितने रट लेंगे हम? क्योंकि जब मॉइस्ट Ag2O किसी भी मेटल का ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्लास 10th में बता के भेजा है हमें। अगर कोई ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? उसका हाइड्रोक्साइड, AgOH। सिल्वर के कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, ये मैंने AgCN के दौरान डिस्कस कर लिया। अब अगर AgOH कोवेलेंट है तो ये अपने OH को बहुत ही वीकली अलाउ करेगा डिसोसिएट करने को, यानी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, जो जरा मरा वाटर से आई AgOH तो इजीली अपना OH नेगेटिव रिलीज नहीं करेगा। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, वो जो मैंने आपको लिखवाया होगा SN1 SN2 के 3 बुलेट्स नीचे, उसमें एक बात लिखी थी, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन आपने न्यूक्लियोफाइल की ले ली, मतलब वो जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू नहीं रखता मतलब यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब SN1 है, कार्बोकेटाइन बनाइए। सेकेंडरी में बिना सिचुएशन देखे आप नहीं बताओगे कि क्या बनेगा। प्राइमरी टर्शरी में फिर भी आप जंप कर जाते हो, बेंजाइल में आप जंप कर जाओगे, एरोमेटिक वाले में जंप कर जाओगे, कार्बोकेटाइन ही बनेगा जी। लेकिन सेकेंडरी में ऑलवेज थिंक। तो यहां मैंने आपको सब बता दिया कि कैसे होगा शुरुआत। अब मेरे पास ये बचा क्या? कार्बोकेटाइन। अब अगली फाइट, सारा कुछ जो पिछले पूरे ऑर्गेनिक जब से शुरू हुई है, जो जितना कुछ भी है वो सारा इसके अंदर लगा दिया मैंने। एक रिएक्शन ने आपकी अब तक की ऑर्गेनिक चेक कर लेनी है। शिफ्ट होगा इसमें? बिल्कुल होगा। तो अगर मेरे को GOC से कार्बोकेटाइन शिफ्ट्स और याद हैं तो मैं उसको आगे पकड़ूं। तो यहां पर मुझे पता है इधर एक H है, उसको इधर शिफ्ट करवा दूं तो टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया तो जो थोड़ा बहुत भी न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव वो यहां लग जाएगा। यहां मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। मैं क्यों आपको एक्स्ट्रा बुक्स पहले करने को नहीं कह पाती, क्यों डरती हूं? आप करके परेशान हो जाओगे क्योंकि वहां पर इसका एक प्रोडक्ट नहीं होगा। चलो दूसरा प्रोडक्ट भी आप बोल लोगे जी माइनर, हम ये भी थोड़ा सा बना दें, तो वहां 2 भी नहीं होंगे, वहां तो 3 होंगे, हम तो फैल जाएंगे। तीसरा कौन सा कि अभी तक आपने कराया ही नहीं है हमको? क्या ये कायरल है? माय पॉइंट चेक, ये कायरल नहीं है। ओके, कोई और सेंटर है इसमें कायरल? जरूरी नहीं मैंने जो चूज किया हो, नहीं है। अगर इसमें तभी मैंने वेज नहीं बना रखा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लो मुझे वेज। अगर मैं ना बनाऊं, मेरा मन नहीं है बना के देने को, तुम्हें खुद ढूंढना है। कंफर्म्ड यहाँ पे कायरलिटी नहीं है। अगर यहाँ कुछ और लगा होता अगर, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आ जाता और मेरे को लिखना पड़ता इसके 2 एनाइनशोमर्स बनेंगे, इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। टोटल प्रोडक्ट यहाँ कितने होंगे? 3, एक इसका 2 इसके। बाई चांस यहां नहीं है तो आपको मिला नहीं, वरना मिल सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो अब तक जितना भी मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने संभाला है सारा इस एक रिएक्शन में हो गया। एक से तो मैं तसल्ली होती नहीं है, फिर मैंने सेकेंडरी देने की कोशिश करी है। अगेन आई चोज सेकेंडरी। अब जब मैंने सेकेंडरी चूज किया तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा? पता नहीं कहां जाएगा SN1 की SN2। DMF देते ही क्लोज द केस। प्रोटिक नहीं है ये, ए प्रोटिक है। ए प्रोटिक देखते ही क्लोज द केस। इफ देर इज समथिंग अनयूजुअल अबाउट कार्बोकेटाइन तब बात अलग है। अगर कोई अच्छा खासा लंबा चौड़ा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का केस हो तो मुझे थोड़ा सांस लेना चाहिए, रुकना चाहिए। तो एनीवेज यहां पर DMF है और OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगा, बट DMF विल मेक श्योर क्या होगा? SN2। SN2 क्या होता है? पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, 100% इन्वर्जन। अब 100% इन्वर्जन में आपको OH ऐसे लगाना होगा।
आपको 4 ऑप्शन बड़े बड़े मिलते हैं, एक में OH ऐसे, एक में डैश करके वेज करके, और एक में बोथ, और एक में नन। वो क्वेश्चन के इतने बड़े बड़े डायग्रामेटिक अप्रोच देख के ही हम डर जाते हैं, है ही कुछ नहीं, उल्टी साइड जाके लगेगा। अगर BR अबाउ द प्लेन था तो OH बिलो द प्लेन लगेगा, छाते ने उल्टा होना है बस, तो कर दिया मैंने उल्टा, कुछ सोचना ही नहीं है। तो अगर कोई मेरे को कहता है ना क्या क्वेश्चन दो, आई ऑलवेज सजेस्ट स्टीरियो केमिस्ट्री, तो उसमें कुछ खास है ही नहीं। उससे उससे ज्यादा खराब मेरे पिछले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो उसमें फंस रहे हैं हम, क्या होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में तो अगलों के पास वैरायटी ही कम है, उनको देना ही कायरल पड़ेगा, देना ही ये सब सारी सिचुएशन, इतना कुछ उनको बताना पड़ेगा। दर्द तो वहां होता है, मेरे को दिक्कत तो वहां होती है जहां DMF वगैरह भी ना दे रखा हो। जहां इतना कुछ दे रखा है तो मुझे तो रास्ते में पहुंचा दिया, बेटा इन्वर्जन कर और चल आगे। तो जहां जो यहां तक पहुंच पाता है वो आसान क्वेश्चन कर पाता है, डिफिकल्ट तो फिर हमारे सारे ही हैं। इसके बाद ये नोट हो गया हो तो ये सी मैं खुद कराऊंगी, इसके बाद जो भी होगा वो आप करेंगे, क्योंकि आज मैं रिंग एक्सपेंशन लेने के भी मूड में हूँ। कार्बोकेटाइन की शिफ्ट्स में मेरी लगभग सारी क्लास एक्सपर्ट हो चुकी है, कर लेते हैं, जहां नहीं है वहां भी कर रहे हैं। अब तो लोग इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि जहां नहीं हो रही वहां भी कर रहे हैं। सो दिस इज गुड साइन कि आप हर जगह कार्बोकेटाइन शिफ्ट अगर ला रहे हो तो आपको आदत पड़ गई उसकी ज्यादा। अब थोड़ा सा मैं वो केस लूं जिसमें आपको और बेटर एक चीज मिले। मेरे पास एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और उसमें मैंने दिया आपको H2O। अब यहां H2O मैंने दिया, मुझे ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब वीक न्यूक्लियोफाइल क्या रास्ता देता है, तो अब समझ में आ गया मैंने सीधे कार्बोकेटाइन क्यों बना दिया। इवन इफ इट इज टर्शरी, फिर भी मैंने सपोर्ट लिया न्यूक्लियोफाइल का, क्यों, मेरी आदत बनी रहे इस बात को थॉट प्रोसेस में लाने की कि न्यूक्लियोफाइल देखना होता है। तो न्यूक्लियोफाइल भी वीक, टर्शरी भी 200% ये एक ही रूट पकड़ेगा, दैट इज SN1 कार्बोकेटाइन बना। जिन लोगों ने +1 में रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं किया था, आई सजेस्ट थोड़ा ध्यान से यहां देखें, ये सबसे अच्छा केस है रिंग एक्सपेंशन का, इसके आगे सारे इजी लगेंगे। अब इसमें मुझे पता है ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बना हुआ है। किसी का कुछ थोड़ा टुकड़ा याद आए तो चुप रहिएगा, ठीक है। कुछ लगे कि नहीं मैम आपने यहां थोड़ी सी कुछ ये गड़बड़ की है तो चुप रहिएगा। ये मेरे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन है, काफी स्टेबल है, लेकिन एक और चीज स्टेबिलिटी के लिए एड ऑन होती है। 5 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा हमेशा 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होता है, ये हमने कोऑर्डिनेशन के चिलेशन में देख लिया। इट इज ऑलवेज स्टेबल, राइट। तो जब चिलेशन होना है, रिंग बननी है, रिंग बढ़नी है, 5 से 6 पे जाना है, तो इट इज ऑलवेज अ प्रेफर्ड। 7 से 6 पे आना इज प्रेफर्ड। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन जब मेरे को अगली 1-2 क्लासेस में कहीं लेना होगा, आज नहीं लूंगी, तो मैं 7 से 6 वाला लाऊंगी, क्योंकि 5 वाला 6 में जाता है, 7 वाला भी 6 में जाता है, 6 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसको लग रहा है इस कार्बोकेटाइन की अनस्टेबिलिटी तो है ही, क्यों ना मैं अपना बॉन्ड ये वाला तोड़ के इसको दे दूं। तो लुक एट माय हैंड्स, अपने वाला ये बॉन्ड अगर मैं इसको तोड़ के दे दूं, देख पा रहे हैं इसको, तो यही काम मैंने यहां किया, इसका बॉन्ड तोड़ के इसको दिया। तो आप ये देखिए, मैं डॉटेड डॉटेड बना रही हूं, इसको देना है, कार्बोकेटाइन को इन्वॉल्व करना है रिंग में। तो इस बॉन्ड को तोड़ के इधर किया तो कुछ शेप ऐसी आएगी। मैंने रेड डॉट जो लगाया वो ये दिखाने के लिए कि रेड डॉट अभी भी उसी कार्बन पे है, बट पॉजिटिव चार्ज किस पे गया, जिससे तुमने बॉन्ड तोड़ लिया। बॉन्ड किससे तोड़ा, इसी रेड डॉट वाले कार्बन से, तो कार्बोकेटाइनिक चार्ज इधर। लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6, 6 रिंग, 6 कार्बन की रिंग बन गई। तो इसको थोड़ा ठीक सा बना लें, क्योंकि वहां मेरे को 6 दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपरली, तो उसको मैंने थोड़ा बेटर शेप में किया। इसका मतलब है कि सेम फॉर्म प्रेजेंटेड डिफरेंटली, ये जो 3 लाइनें मैंने खींची हैं, सेम फॉर्म प्रेजेंटेड डिफरेंटली। तो अब ये बन गया। यहां पे एक सवाल आता है जिसके लिए मैंने कहा था किसी को अटपटा कुछ याद आए लगे तो रोकिएगा मत, चुप रहिएगा। सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आना कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप देखें यहां, आप ये महसूस कर सकते हो इस बात को कि आपने कहा हुआ है टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। सेकेंडरी से ये, सॉरी टर्शरी से ये, हाउ इट इज कमिंग टू सेकेंडरी, बिकॉज उसको पता है एक और शिफ्ट के बाद इट विल कम बैक टू टर्शरी। अब देखिए इसमें अब क्या होगा, आई नो इसके पास एक हाइड्रोजन है,
यहां पर दो दो मिथाइल हैं। अब मैं क्या करूं? शिफ्ट तो इसको लेनी पड़ेगी अगर ऑप्शन होगा। ये इधर से मांगेगा आप अपना एक मिथाइल भेज दो। तो अगर इसने अपना एक मिथाइल इधर भेज दिया तो कौन से कार्बन का नुकसान हुआ? उस पर लगा दो पॉजिटिव चार्ज। चेक, इज इट टर्शरी? यस। तो रिंग एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब टर्शरी किसी तरह से मेंटेन हो पाए। तो ये बनने के बाद अब मुझे बारी मिलती है, जो न्यूक्लियोफाइल था, वीक था, स्ट्रांग था, जो भी, वो आएगा। और मुझे अब आप लोग चेक करके बताना, गिरीशा, क्या मेरे को यहां पर कायरलिटी सोचनी चाहिए? जो आने वाली चीज है, क्या वो कायरल है? कायरलिटी है, यहां कायरलिटी है। तो अगर यहां कायरलिटी है तो मेरा आंसर कैसा होगा दिखने में? इफ इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन इन दिस वे, तब OH एक में आप लगा दो अबाउ द प्लेन, और एक में आप बिलो द प्लेन। ये था बिलो द प्लेन, और ये लगा देती हूं अबाउ द प्लेन, तो CH3 अपने आप हो गया बिलो द प्लेन। एंड इज दिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्लियर हुआ? दो मिथाइल कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये वाला मिथाइल इधर शिफ्ट हुआ, और जैसे ही ये मिथाइल इधर शिफ्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, तो बन गया टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब OH ने अबाउ द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो भी। अबाउ द प्लेन किया तो ऊपर आया, बिलो द प्लेन किया तो वेज का मतलब क्या होता है? अबाउ। डैश का मतलब क्या होता है? बिलो। कायरल कैसे हुआ? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, ये अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन। ये कायरल कैसे हुआ? एक जुड़ा हुआ है OH से, एक जुड़ा हुआ है CH3 से। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दोनों साइड कार्बन जाते रहोगे आप, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम कार्बन है। आगे क्या डिफरेंस आया? इसमें ये कार्बन फर्दर दो से अटैच था, इसमें एक से अटैच था, डिफरेंस आ गया, तो कायरल नहीं होता। यस। ये मैं जब मेरी ऑर्गेनिक पूरी खत्म हो जाएगी, सिर्फ कायरलिटी पे एक लेक्चर लूंगी जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, हेलाइड्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, तब ऐसे केसेस लूंगी। आज बचना चाह रही थी बट तुमने पूछ लिया तो ले लिया, गुड। पहले से फिर काहे को रिंग एक्सपेंशन होगा? मैंने बता तो दिया, 5 का होता है 6 और 7 का होता है 6, तो ये सवाल नहीं बनता भाई, ये तो मैंने इंस्ट्रक्शन में ही दे दिया। आगे चले। जिन लोगों के लिए रिंग एक्सपेंशन पहली बार है या आपने +1 में इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, आपको अपने आप के लिए थोड़ा इजी होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में एक झटके में ये नहीं आती चीज। जी, आपसे पूछने के लिए कि क्या इसमें मैं भूल ना जाऊं कि मेरे को ऑप्टिकल भी लेना है। अब थोड़े सेंसिबल सवाल पूछोगी आज तुम, ठीक है? यहां पर अब लिखिए नीचे ऑप्टिकली एक्टिव। ये मैंने अपने लिए लिखा था कि ऑप्टिकल वर्ड देखते ही मुझे याद आ जाए कि मैं कहीं सीधे प्रोडक्ट बना के ना चल पड़ूं, मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी है, इसीलिए कि आपसे पूछना है। तो गुड प्रैक्टिस, जो आप लोगों ने मेरे को 2-3 सवाल पूछे। चलिए, हो गया नोट? या इसमें आपको देखो, ये बोर्ड का तो है ही नहीं, इसमें हम रिपोर्ट क्या करते हैं? रेसिमाइजेशन होगा जी, नॉट कंप्लीट रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन तो है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, रिटेन्ड प्रोडक्ट कम मिलता है। बोर्ड में प्लीज नहीं। पहले तो मेरे को SN1 SN2 बताओ, क्योंकि DMSO मिलते ही मेरे को क्या मिलेगा? SN2। SN2 में होता है 100% इन्वर्जन, इसको बोलते हैं वेज। डैश बोलते हैं किसको? इसके रिवर्स को। क्या लगेगा यहां पे दीपाली? भाई Na पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल, इसने Br को बदला, टंग गया जाके, ठीक है? तो डैश की जगह वेज और वेज की जगह डैश, दैट इज 100% इन्वर्जन, नो रेसिमाइजेशन। तो इसके आगे आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है? आपको ये दे दिया, और इसमें वी रिसीव 100% रेसिमाइजेशन, वी रिसीव मोर इन्वर्जन, और वी रिसीव 100% इन्वर्जन, और वी रिसीव बोथ। ये नीट के इतने ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। लास्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन को जो शुरू कर चुकी थी पिछली क्लास में, दैट वाज रिएक्शन विद मेटल्स। वुड्स मेरे को लगता नहीं मैं दोबारा कराऊं, ठीक है?
वो डीपीपी के थ्रू भी हो जाएगा, किसी को दिक्कत लगेगी तो मुझे बता सकते हैं। वुड सारा सेम था जो लास्ट क्लास में कराया, नो एक्स्ट्रा इज नीडेड एटलीस्ट नाउ। अब ये आप सबके लिए नया होगा तो ध्यान से सुनिए और साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स में आखिरी मेरे पास आता है मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम भी काफी रिएक्टिव मेटल है। अब मेरे पास ये आया एल्काइल हैलाइड RX, राइट। कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए आप, ब्रोमाइड लीजिए, आयोडाइड लीजिए, क्लोराइड लीजिए। फ्लोराइड इतना आसानी से बनता नहीं है इसलिए मैं लेती भी नहीं। अगर मैं मैग्नीशियम लूं, मैग्नीशियम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सोडियम की प्रॉब्लम थी सॉरी, कि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है नहीं करता वो यहाँ पे इशू नहीं है। मैग्नीशियम वाटर के साथ रह सकता है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उसको पानी में डुबो दो, लेकिन इसको कोई मॉइस्चर से प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीशियम और RX जब मिलते हैं तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, RMgX। ऑर्गेनोमेटेलिक वर्ड का मतलब समझिए, कार्बन और मेटल के बीच अगर कहीं बॉन्ड बनता दिखता है, हर उस मेटल को मैं कह सकता, हर उस कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं हम, अब तो सिलेबस से कट गया लेकिन पहले हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते थे इसको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मेटल का कार्बन के साथ अगर कहीं बॉन्ड मिलता है तो उसको मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, सॉरी उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे मैंने मेटल कार्बोनिल आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ाए थे, निकल कार्बोनिल NiCO4, वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक है, यस। कार्बोनिल तो बहुतों के करा दिए थे मैंने, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट एनसीईआरटी में ही दे रखे थे, सारे ऑर्गेनोमेटेलिक थे। जहां भी मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर में आए, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया, फेमसली इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस चैप्टर से अगर अल्कोहल में कुछ लेके जाना है तो सिर्फ ग्रिग्नार्ड लेके जाना है। अगले चैप्टर में ठीक है वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वो तो आएंगे ही, लेकिन अगर कुछ ऐसा जो इसी चैप्टर में पढ़ाया गया, कोई +1 से लेना देना नहीं है, यही जाएगा अब आगे तीनों चैप्टर में। यहां से सिर्फ एक ही चीज मैं आगे लेके जाऊंगी, ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका नाम है, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब आपके पास ड्राई ईथर की क्या जरूरत पड़ गई थी भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली अनस्टेबल, रेडी टू एक्ट और रिएक्ट इवन इफ इट गेट्स मॉइस्चर। वाटर आते ही ये टूट जाएगा, ये बचेगा नहीं। इसलिए जैसे ही ग्रिग्नार्ड बन रहा है, मेरी मजबूरी है कंडीशंस क्या रखनी है, ड्राई ईथर। तो पहला सवाल बोर्ड का बेसिक, ड्राई ईथर का रोल क्या है? व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पूछने वाले कभी। व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड अंडर ड्राई कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मस्ट है यहां पर टू कीप H2O अवे। ऑफ कोर्स द नेम सजेस्ट वाटर दूर रखना है। अब वाटर दूर क्यों रखना है, इसके लिए मैं जब जब ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव टेस्ट में डालती हूँ, मजबूरी है डालना पड़ता है क्योंकि यही आते हैं। तब तक मेरे को नंबर काटने का मौका आप लोग दे देते हो, बिकॉज आप बहुत अच्छा लिख के देते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ड्राई ईथर कंडीशन देनी इसलिए जरूरी है बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। केमिस्ट्री के पेपर में आपका ये लिखना, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, सबसे वेग चीज होगी कि गुड, हमें पता लग गया ये केमिस्ट्री का पेपर है। हम सोच रहे थे फिजिक्स का चेक कर रहे हैं। रिएक्ट कर जाता है इज नॉट द वर्ड विच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, अरमान मोह छोड़ देना उस चीज से, जिस पे भी हाथ जा रहा है छोड़ देना मोह। RMgX। अब RMgX के साथ अगर सामने अगर वाटर आया तो क्या होगा? ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड वैसे ही टूटने को तैयार है, राइट। मेटल कोवेलेंट बनाता नहीं तुमने, मैग्नीशियम के साथ इसका कोवेलेंट बना के रखा हुआ है म्यूचुअल शेयरिंग पे। मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? वो भी मैग्नीशियम। उसकी टेंडेंसी है फटाक से मेरा इलेक्ट्रॉन लो, मुझे पॉजिटिव चार्ज दो और अपने पास अपना नेगेटिव रखो। ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक होने को तैयार है। जैसे इसको वाटर दिखेगा, व्हाट इट विल डू, मैग्नीशियम जाएगा OH के पास और क्या बना लेगा, सॉरी बना ही रखा है मैंने, मैग्नीशियम जाएगा OH के पास। मैग्नीशियम के पास क्या लग गया, OH। अच्छा, मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 है, दूसरी वैलेंसी के लिए तो X लगा हुआ है इसके पास। मैग्नीशियम इज डाइवेलेंट, तो मैग्नीशियम के साथ X और OH। मैंने पहली बार कोई रिएक्शन आपको दिखाया होगा जिसका बाय प्रोडक्ट पहले लिखा है, क्योंकि इसका हमेशा बाय प्रोडक्ट पहले लिखोगे। जिसने इसका बाय प्रोडक्ट पहले लिख दिया उसका मेन प्रोडक्ट हमेशा सही आएगा।
इस रिएक्शन में हमेशा बाय प्रोडक्ट पहले लिखने की कोशिश करो। तो Mg X और OH ये बाहर निकल गए। क्या दो लोग बचे? R और H। मुझे याद नहीं मैंने लास्ट ईयर एल्केन की प्रिपरेशन में कराया था कि नहीं कराया था, बट अब तो करना ही है। तब तो ये लालच में करा देते ना 12th में याद रहेगा। एनसीईआरटी नहीं अलाउ करती, बट हमें तो जो जो याद आता है करा देते हैं। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कोई भी वाटर नहीं, कोई भी प्रोटॉन डोनर दे दो। प्रोडक्ट इज दिस, क्विकली नोट इट। अब क्या मैं कोई और प्रोटॉन डोनर भी दे सकती हूं? बिल्कुल दे सकती हूं। ये रहे 4 प्रोटॉन डोनर। आपको कैसे पहचान में आते हैं प्रोटॉन डोनर? जहां कहीं भी H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ लगा है, वो H प्रोटॉन की तरह निकल सकता है। नाउ हैव अ लुक। NH3, जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करवा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था इससे एक H निकाल लो तो क्या बचता है? NH2 नेगेटिव। तो इट इज प्रोटॉन डोनर। पहले बाय प्रोडक्ट बनाइए मेरे साथ। मैग्नीशियम के साथ X तो लगा ही पड़ा है, और दूसरी चीज क्या लग जाएगी? NH2 नेगेटिव। अब जो बच गया, क्या बच गया? H पॉजिटिव और R नेगेटिव। उससे क्या बन गया? RH। माधव, अगले का बाय प्रोडक्ट तुम बता रहे हो मेरे को। नहीं, वो नेगेटिव मैंने वैसे आ गया, मतलब वो नेगेटिव Mg के पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ROH का बताओ भाई माधव। Mg O नेगेटिव क्यों? क्या बात कर रहे हो? अभी तुम्हारी डेस्क पे बता के आई थी मैं तुमको ROH कैसे ब्रेक होता है। O के साथ R नहीं है क्या? तो O नेगेटिव क्यों? OR नेगेटिव गया, और मैग्नीशियम के पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज होके यहां क्या लगा दूं मैं? OR। अब इधर क्या बनेगा? फिर से RH। राइट। भव्या, इसकी कोशिश करना। अभी थोड़ी पिछली स्लाइड पे मैंने ऐसा ही कुछ दिया था, न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करने का एजेंट, कि तुम्हारी आदत सी बनी रहे। Mg के साथ क्या करूं? CH ट्रिपल बॉन्ड C के C ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH बिल्कुल सही। और यहां क्या बना? RH। ठीक है आदित्य, लास्ट वाला। ऐसा, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम। सारी लाइफ ये यही काम करेगा बस। अगले चैप्टर में भी सेम, उससे अगले में भी सेम, लास्ट में भी सेम। अगले तीनों चैप्टर में ग्रिग्नार्ड आएगा। हर एक में आपको सेम काम करना है। यहां के एजेंट से एक पॉजिटिव चीज और एक नेगेटिव चीज तोड़नी है और रिस्पेक्टिव जगह लगा देनी। ग्रिग्नार्ड से आ गया, क्लियर है? तो अब आप देखो, जब जरूरत पड़ेगी एल्केन हर चैप्टर में तुम बना लोगे। अमीन्स में बनाओगे, एल्कोहल्स में बनाओगे। पिछले साल चली जाऊं तो मैं एल्काइन से भी बना सकती हूँ एल्केन। कोई पूछे एल्काइन से एल्केन बना सकते हो? बिल्कुल। तब तो सोचना पड़ेगा ऐसे कैसे पूछ लिया भाई, एल्काइन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दो, बन तो एल्केन ही जाएगा। ठीक है, एल्काइन कैन प्ले अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। तो ये एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने ऐड कर दिया था लास्ट ईयर की, 12th में भारी भरकम हो जाएगा तो आपको पता रहे, सुनी हुई चीज है। मैं देखो कहीं ऐसा तो नहीं है आगे दौड़ और पीछे छोड़। तो मैं पीछे जो हो चुका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसे इतनी इजीली छोड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे को आपके क्वेश्चन जो भी जेई नीट में आए, आप कह सको सारे देखे हुए थे। ड्राई ईथर, मुझे फाइनल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो हेडेक मत लो, क्योंकि मैंने अभी तक ये नहीं दिया कि मैंने प्रोटॉन डोनर कौन सा दिया है, ना मैंने वाटर दिया, ना मैंने अमोनिया दिया। तो वो हेडेक मत लो। अभी फर्स्ट स्टेज है मैग्नीशियम वाली, सेकंड स्टेज मेरे लिए छोड़ दो। ये मेरी डीपीपी का क्वेश्चन है, गुरतेज करना कोशिश। प्रभनूर, अगर मैं देखूं मैंने लास्ट स्लाइड पे जो कराए एग्जैक्टली वो है, कहीं आप भूल ना जाओ तो आपको याद दिला दूं। कोई भी एल्काइल हैलाइड को तुम मैग्नीशियम दोगे ड्राई ईथर में, बनेगा ग्रिग्नार्ड ही। तो बस मैं तुमसे ये चाह रही हूं, ग्रिग्नार्ड बना के बता दो। गलती करने से डरना नहीं। हम्म। सुनो सुनो, रुको रुको, तुम्हें भी मैंने प्रोटॉन डोनर नहीं दिया।
अभी सिर्फ मैंने क्या दिया है, ग्रिग्नार्ड बनाना है। अब मुझे दोबारा बताओ, प्रभनूर में वेट कर रही हूं। राइट, करेक्ट। CH2 पे लगा Mg, बिल्कुल सही। यहां क्यों नहीं लगाया Mg? असली तो सवाल ही यही था ना। यस, गुड, वेरी गुड। ये 2022 का जेई का क्वेश्चन है, जिसको सबसे टफ क्वेश्चन बोल के हाय हाय करते आए थे बच्चे। 2022 का जेई का, जब 21 और 22 के पास्ट ईयर देख लो ना, ऑर्गेनिक के होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। और 23 और 24 के देख लो तो कहोगे पढ़ाई क्यों रहे हो। इतना डिफरेंस है लेवल में इन 2 सालों में। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें 22 में आपको मिलेगा किसी एक शिफ्ट में, मुझे याद नहीं, ये वाला सीएल कि ये वाला सीएल। भाई इस वाले सीएल में तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तुम तोड़ कैसे सकते हो इसको। तुम जितना चाहो हम ऐसी ट्रिक दे देंगे, तुम भूलने पे आ जाओगे। और कुछ भी और रीजन अगर तुम कभी भी इसके लिए सोचते हो, तुम डिस्ट्रैक्ट होगे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इतना पूछना है ना मैंने, तुम किसी जन्म में ना भूल पाओ इसको, कि इसमें वो बनेगा। अब आगे मैं प्रोटॉन डोनर क्या देती हूँ, चलो जी मैंने वाटर दे दिया, अब बताना अनुबल प्रोडक्ट बताओ। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था मैम मेरे से पूछोगे। टाइम दिया करो, थोड़ा एडवांस नोटिस दिया करो। हाँ जी सर, बताएं। वाटर देते ही ग्रिग्नार्ड पे क्या गुजरती है? ये टूटता है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। इधर क्या होता है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, वाइस वर्सा। ये Cl तो एज इट इज रहेगा, और CH2 के साथ क्या आ जाएगा, एल्केन ही तो बन रहा है, टोल्यूइन ही तो बन रहा है। राइट, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, Mg के पास Cl और OH, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट और डाला हुआ है उसके अंदर। वो ट्विस्ट मैं अब डाल देती हूं, कि पहले तो मेरे को ये करवा लेना था, थोड़ी आपकी आदत पड़ जाए। H2O की जगह अगर D2O दे दिया, OH की जगह OD, बस। और जो आपको प्रोडक्ट्स दे रखे होंगे, उस प्रोडक्ट में जो ऑप्शन, इसकी जगह भी OD कर रखा होगा, कहीं OH कर रखा होगा, दोनों OH कर दिए, दोनों OD कर दिए। ताकि आपको ये कंफ्यूजन जिस बच्चे को चल रहा है कि यहां पर भी तो Mg आ सकता था, वो पक्का यहाँ पे OD ढूंढेगा प्रोडक्ट में। -1 हो गए उसके, उनका काम हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है। सो यहां पर है कितनी छोटी सी बात, कि बार बार एनसीईआरटी कह रही है कि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मत तोड़ो इसको। हम तो फिर भी वही तोड़ते हैं, इफ गिवन अ चांस, राइट। आज नहीं तोड़ा, मेरे को मौका ही नहीं मिला ताने मारने का, पहले ही झटके में मान्या ने सही बोल दिया, नहीं तो मैं जरूर इस पे कुछ तो डायलॉग सोचती मारती। एनीवेज, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स को, क्योंकि मुझे आज फिनिश करना है, और आपने देखा अब तक मैं कुछ खास नहीं करा रही थी, सिर्फ पिछली क्लास का आपको एक कह लो काउंसलिंग सी हो रही थी। अब आ जाइए, व्हाट डू आई मीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं इसको 2 चैप्टर के 3 चैप्टर के हिसाब से एक साथ पढ़ा रही हूं, इफ यू अलाउ मी। हाइड्रोकार्बन +1, एल्काइल हैलाइड +2। नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल में फिर से बहुत बड़ा टॉपिक आएगा, एलिमिनेशन। मैं उसको भी साथ लेके चल रही हूं, बिकॉज डिट्टो सेम है ये, रत्ती भर फर्क नहीं होगा, सब कुछ सेम होगा। वहां पे भी लेंगे, लेकिन डिटेल में यहां, और वहां फिर आपके लिए एक रेपिटेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर मेरे को कोई चैप्टर बाउंड ना करे कि कौन से चैप्टर में हो, तो पहले तो मेरे को समझना है एलिमिनेशन रिएक्शन चीज क्या होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन है किसी बड़े सबस्ट्रेट में से, एक बड़े मॉलिक्यूल में से किसी रिएजेंट की वजह से एक छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए। वो HX भी हो सकता है, यानी HF, HCl, HBr। वो वाटर भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट। तो हम जब एक्वस KOH दे रहे थे, तो आप Cl को किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, आप Cl को OH से सब्स्टिट्यूट करके अल्कोहल बना रहे थे। अब उसी एल्काइल हैलाइड को, सेम वही एल्काइल हैलाइड उठा के लाई में, प्रोपाइल मैंने लिया हुआ है यहाँ पर प्रोपाइल, लेकिन उस KOH के साथ बजाय एक्वस के अब के मैंने अल्कोहल दे दिया। तो मुझे क्या दिखता है, यहां पर बजाय सब्स्टिट्यूशन के क्या हो गया, एलिमिनेशन।
और आपको एंड में यहीं पे जाना होगा, भाई सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन, ये कैसे पता करूं? अगर तो अल्कोहल है तो एलिमिनेशन, अल्कोहल की जगह एक्वस यानी वाटर है तो सब्स्टिट्यूशन। ये इस साइड हम अगली क्लास के एंड तक, अगली क्लास में पहुंचेंगे, आज के एंड तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आज हमें सिर्फ ये पढ़ना है एलिमिनेशन होता क्या है और ये सब्स्टिट्यूशन से कैसे डिफरेंट है। बस कंपटीशन अगली क्लास में आएगा कि इसमें SN1 होगा। अगली क्लास के क्वेश्चन क्या होंगे? SN1 SN2 की E1 E2, इन चारों में से कौन सा? आज मैंने SN1 SN2 का कंपटीशन पूछा, अगली क्लास में SN1 SN2 E1 E2, इन चारों में से कौन सा होगा? वहां पहुंचना है मुझे फॉर JEE नीट पार्ट। एंड फॉर NCERT पार्ट दिस इज टू लेस कवर्ड, पहले मैं उतना करा लूं जो NCERT अलाउ करती है। तो मुझे पता है अल्कोहलिक KOH देते ही यहां एलिमिनेशन हुआ। मैं इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कह सकती हूं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कह सकती हूं। एवरीबॉडी एग्रीड? अब एक और चीज मुझे ये बताइए, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है, अगर उस कार्बन को मैं अल्फा बोलूं, अल्फा क्या होता है मेरे लिए ऑर्गेनिक में? जस्ट रेफरेंस वाली चीज, जिस कार्बन को आप रेफरेंस ले रहे हो। क्योंकि मेरा चैप्टर एल्काइलाइड है, फंक्शनल ग्रुप एल्काइलाइड है, तो मेरे लिए फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन को क्या बोलना है? अल्फा। उसके पड़ोसी को क्या बोलना है? बीटा। तो यहां पे आप लोग मुझे बताइए, दो चीजें निकली। अगर बिफोर एंड आफ्टर देखो, एक तो Cl निकला, दूसरी चीज क्या निकली? ओहो, मैंने एक सी कम कर रखा है, यहां बना देती हूं। दूसरी चीज क्या निकली? इसके पड़ोसी कार्बन का H। अगर आप देखें तो कह सकती हूँ ये बात, बिफोर एंड आफ्टर में एक कार्बन का Cl निकला, उसके पड़ोसी कार्बन का ही H निकलेगा। पाई बॉन्ड तो तभी बन रहा है, डबल बॉन्ड तो दो पड़ोसी कार्बन के बीच में ही बनते हैं, तो यहां पर मेरे पास डबल बॉन्ड आया। बीटा पोजीशन का ही हाइड्रोजन निकलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। दबा के ये +1 की हाइड्रोकार्बन बुक में कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हमेशा बीटा एलिमिनेशन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत सारे हैं। कौन सा निकालूं? हेलोजन तो एक ही है, लेकिन हाइड्रोजन में ही तो आपको हम परेशान कर सकते हैं। कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे? ये वाला कि ये वाला? ओनली एंड ओनली बीटा हाइड्रोजन। That's why this elimination is also called as beta elimination. अब इसका आ जाता है मैकेनिज्म, जो NCERT में नहीं है, लेकिन JEE नीट में इसके मैकेनिज्म के बिना आपसे क्वेश्चंस प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, ईज भी नहीं हो पाएगी। तो मैकेनिज्म जो लोग स्ट्रिक्टली NCERT के हिसाब से अलग पढ़ते हैं वो नोट कर लें इसके ऊपर। अब हम JEE नीट के हिस्से पे जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस में वापस आ जाएंगे NCERT बेसिक पे। अब मैकेनिज्म जैसे SN2 था डिट्टो वैसे ही E2, वन स्टेप, फिर वही इंटरमीडिएट, फिर कोई कार्बोकैटायन नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ एक ही फॉर्म में हो रहा है। तो जो जो कंडीशन SN2 के लिए थी वही वही कंडीशन E2 के लिए रहेंगी, स्टेरिक, क्राउडिंग वगैरह वगैरह। लेट्स स्टार्ट। पहले समझ लें फिर लिख लेंगे, ठीक है? समझ लीजिए पहले। ये आपको मैंने आपके एल्काइल हैलाइड दिया, ब्रोमाइड वाला। जब मैं कह रही हूं E2, 2 मतलब यूनिमोलिकुलर तो नहीं, बायमोलिकुलर। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। आपके न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बेस, क्योंकि एलिमिनेशन का काम कौन करता है? आके बेस। वो बेस क्या होता है क्या नहीं होता वही अब डिस्कस होगा। तो यहां मुझे पता चल गया हैलाइड और बेस दो चीजों पे डिपेंड करेगा। तो दोनों चीजों पे जब डिपेंड करेगा तो मेरे को E2 नाम देना पड़ा, 2 वहीं पर आया। ये 2 ऊपर नहीं जाता, SN2 में 2 ऊपर जाता है, E2 में 2 नीचे आता है। अब इसमें होगा क्या? आप लाए अल्कोहलिक KOH। अब मैं अल्कोहलिक KOH के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन तरीके से दे सकती हूं। या तो मैं ALC लिख दूंगी, अल्कोहल का शॉर्ट फॉर्म, अक्सर NCERT में जाऊं तो ALC, या इथाइल अल्कोहल को ETOH लिख दिया, मिथाइल अल्कोहल को MEOH लिख दिया, मिथाइल के लिए ME यूज कर लिया एब्रीवेशन, TBU टर्शरी ब्यूटाइल, वो सब आपको आगे मिलेंगे। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूज कर सकती हूँ, इथाइल अल्कोहल यूज कर सकती हूँ, मिथाइल अल्कोहल यूज कर सकती हूँ, कोई भी अल्कोहल यूज कर सकती हूँ, स्पेलिंग भी दे सकती हूँ कुछ भी, बट अल्कोहल होना जरूरी है। बिना अल्कोहल के एलिमिनेशन
नहीं होगा, ये गांठ बांध लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं होगा। जब मैंने अल्कोहल के साथ KOH दिया और साथ में मेरे को इसमें हीट भी देनी पड़ सकती है, हीट इज इंपॉर्टेंट। ये जो एरो के ऊपर लिखा है ना, तुम्हें ये ढूंढना होगा अगली क्लास में, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि एलिमिनेशन, SN2 हो रहा है कि E2 हो रहा है, तुम्हें मैं वहां फंसाऊंगी, जेई नीट वहां ट्रैप करेगा। सिर्फ एरो के ऊपर देखना है, अल्कोहल है नहीं है, हीट है नहीं है, सब्स्टिट्यूशन कर दो। अल्कोहल है, हाँ, एलिमिनेशन कर दो। अल्कोहल नहीं है लेकिन हीट है, एलिमिनेशन कर दो। ये टेबल है आज की डीपीपी के एंड में। आज की क्लास में टॉपिक पूरा एंड तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब अगली क्लास में टॉपिक पूरा एंड होगा तो ये टेबल मिलेगा, कहां SN1, कहां SN2, कहां E1, कहां E2। छोटा सा टेबल है, सारी चीजें उसमें दे दी। जैसे एलिमिनेशन में हुआ क्या, फिर ये तो डिसाइड हो गया एलिमिनेशन है, इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा गलती से भी, तो कोई शिफ्ट्स नहीं, कोई रीअरेंजमेंट्स नहीं, मेरे को यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं होने वाली। सीधे मेरे को क्या ढूंढना है, बस पड़ोसी हाइड्रोजन ढूंढ लो। नाउ हैव अ लुक, जिस पर हेलोजन था वो टूट रहा है बॉन्ड, और जिस पड़ोसी पे हाइड्रोजन था उसका बॉन्ड टूट रहा है। दोनों बॉन्ड एक साथ टूट रहे, ऐसे कैसे टूट रहे हैं अपने आप, पड़े पड़े, अपने आप नहीं। जो बेस था OH नेगेटिव, इथाइल अल्कोहल के साथ KOH, इन दोनों ने क्या प्रोड्यूस किए, बहुत सारे OH नेगेटिव आयन। KOH है, करेगा ही, बहुत सारे OH नेगेटिव आयन, और भी कुछ, वो अगली स्लाइड पे डिटेल जाएगा, अभी सिर्फ बेस समझना है मुझे। बेस का काम क्या होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन। उसका काम है भाई मेरे को प्रोटॉन चाहिए, वो देखा उसके पास बीटा वाले के पास प्रोटॉन है, क्योंकि बीटा वाले से मैं प्रोटॉन ले लूंगा तो वो पड़ोसी के हेलोजन को भगा देगा, गुड लिविंग ग्रुप है और डबल बॉन्ड बन जाएगा। बेस जाएगा, प्रोटॉन मांगेगा, ये प्रोटॉन अगर दे बैठा तो फिर तो एलिमिनेशन होगा। इसने प्रोटॉन दे दिया, अब ये खाली होके इस कार्बन के पास गया, भाई मेरा तो बॉन्ड आ रहा है, मेरा बॉन्ड एकोमोडेट करो, प्रोटॉन चला गया, प्रोटॉन OH नेगेटिव के साथ चला गया, प्लीज एकोमोडेट माय बॉन्ड, मेरी वैलेंसी पूरी करो। इसने कहा मैं कहां से बॉन्ड एकोमोडेट करूं, मेरे आप पहले 4 हुए पड़े। तो फिर इसने देखा H तो प्रोटॉन बन के जाता है लेकिन हेलोजन हेलाइड बन के जाता है, इसने कहा बॉन्ड लेके जाओ, तो Br यहां से बॉन्ड लेके निकल पड़ा, और यहां पर OH ने इसको खींच लिया, तो आ गया डबल बॉन्ड बीच में, और क्या बन गया, एल्कीन, बिना किसी कार्बोकैटायन के, सिर्फ बेस की इंटरफेरेंस से। बेस आते, या न्यूक्लियोफाइल नहीं भेज रही मैं, बेस भेज रही हूं, बेस की इंटरफेरेंस होते ही एलिमिनेशन हो जाएगा। इस मैकेनिज्म को लिखिए, तो ये मैकेनिज्म होते ही इसके क्वेश्चन करूं उससे पहले बुलेट्स नोट कर लीजिए। देखिए कोई है जो मुझे बतानी पड़े, यस बतानी पड़ेगी, कुछ याद आएगा आपको, ये तो +1 फिर आ गई पूरी दोबारा, नोट करिए फिर बात करते हैं। तीनों बुलेट्स की मुझे क्या क्या इसमें याद रखना है, बस ये 3। थैंक बुलेट तो मैंने आपको बता दी, हाइड्रोजन हमेशा बीटा पोजीशन वाले कार्बन से निकलेगा। सेकंड बुलेट आती है ईज, किसमें एलिमिनेशन रिएक्शन की ईज ज्यादा होगी। मैं E1 E2 नहीं बोल रही, मेरी हेडिंग अभी भी एलिमिनेशन के अंडर चल रही है, क्योंकि अभी मैंने मैकेनिज्म आपको E2 बताया, तो आप मान सकते हो कि ये E2 के लिए, बट ये पूरे एलिमिनेशन के लिए एटलीस्ट पहली 2 बुलेट्स तो हैं। बट चलिए जिस दिन E1 लेंगे उस दिन बात करेंगे, या अभी आ जाए तो। हाइड्रोजन कहां से एक्सपेल हो रहा है, हमेशा बीटा से, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो। अक्सर ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की मैं अगर बात करूं, अब इसमें एटलीस्ट जो मैंने अभी बात किया, कोई कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा था, तो मैं ईज कार्बोकेटाइन से तो बता नहीं सकती। ईज किसकी वजह से मैं ढूंढूंगी, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस में स्टेबल है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में, वो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जहां पर एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पर रिएक्शन दौड़ के जाएगा प्रोडक्ट की साइड। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर डिपेंड करने वाला है मेरा ये पॉइंट कि किस में एलिमिनेशन की ईज ज्यादा होगी। सिंस टुडे वी आर फोकसिंग ऑन E2, तो विल बी फोकस्ड देयर ओनली। अब टर्शरी एल्काइल में ये ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और यहीं पे डाउट आ जाता है, कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा है। जब कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा फिर भी आप क्यों बोल रहे हो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में ये वाला मैकेनिज्म होगा, उसी पे अब बात करनी है। लास्ट इज, जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे वो E2 को फेवर करेगा। अब मेरे को पढ़ने हैं ये 2 बुलेट्स,
ये लिखवा दिए, इंग्लिश से हिंदी कर दी, लेकिन ये समझ नहीं आए। अब मेरे को पहले सेकंड बुलेट को अगर पढ़ना है तो मुझे सोचना पड़ेगा, +1 के जीओसी में मेरे को पढ़ाया गया था कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। मिथिलेश कुछ इनपुट दे सकते हो +1 से कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, ये कैसे पता लगता था, कौन से टॉपिक से कैसे जाऊं, कहाँ पढ़ा था कुछ? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा था हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। जहां पर पाई बॉन्ड बीचों बीच है, नॉन टर्मिनल, वो वाले एल्कीन ज्यादा स्टेबल होते थे, जहां पर टर्मिनल है वो वाले एल्कीन कम स्टेबल होते थे। बट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, कि मैं जब चाहे तुम लोगों से उठा के इसका टेस्ट ले सकूं, जब चाहे किसका टेस्ट ले सकूं, जीओसी के कुछ टॉपिक्स का, तो मेरे को जब लगेगा ना मुझे छुट्टी करनी, मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, मैंने जीओसी के वो टॉपिक्स का टेस्ट आपके मुंह पे फेंक देना है जिसमें होगा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इन्वॉल्व, जिसमें होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व, और जिसमें डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। जब मेरे को लगा कि आज मेरे को एक दिन का ब्रेक चाहिए, मैं ये टेस्ट आपको दे दूंगी। ठीक है, इस हिसाब से तैयारी रखिएगा। चलिए खैर, एल्कीन की स्टेबिलिटी पे आऊं मैं, उससे पहले एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो मैंने आपको कहा कि अभी 10 मिनट तक कुछ पूछना मत, वो उसमें सबसे पहला सवाल किसी को मौका दूं तो पक्का ये आएगा, इन दोनों ने ऐसा क्या किया जो एलिमिनेशन हुआ? राइट थोड़ी देर पहले अगर आप मेरे को देते एक्वस KOH, तो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना था, Cl की जगह OH लगाना था। एल्कोहल ने आके ऐसा क्या किया? एनसीईआरटी और बोर्ड्स का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंटेक्स का सॉल्व्ड क्वेश्चन है ये। एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH देते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और प्रोडक्ट मेरा बनता है यहां पर एल्कोहल। लेकिन अगर उसी एल्काइल हैलाइड को आप एल्कोहलिक KOH देते हो तो एलिमिनेशन होता है और प्रोडक्ट बनता है एल्कीन Y alcoholic KOH leads to elimination whereas aqueous KOH leads to substitution। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है, तो इसका आंसर आपका बोर्ड में कैसा होगा मेरे साथ साथ समझिए और फिर लिखिए, क्योंकि ये वही वाला कैटेगरी क्वेश्चन है जो मैंने कुछ क्लासेस पहले आपको AGCN KCN का लिखने को कहा था और मैं पहुंची थी। अगेन मैं आपको पहले समझाऊंगी, लिखने को कहूंगी, फिर आप लोगों के पास पहुंचूंगी आप लिख रहे हैं कि नहीं। तो पहले समझ लेना, अपनी भाषा में लिखना, आई विल गिव यू टाइम, क्योंकि ये भी अगेन आने वाले क्वेश्चंस में से है। जब 7-8 नंबर का एक चैप्टर की कवरेज होगी तो आती हैं चीजें। भाई जब आप एल्कोहलिक KOH लेते हो, पहले तो समझो उसका मतलब क्या है। आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी यही होनी चाहिए, एल्कोहलिक KOH मींस एल्कोहल और KOH। मतलब ये तुम किसी ह्यूमैनिटीज वाले को भी समझाओगे ना इस तरीके से, वो भी हाँ करने पे मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा समझाने का तरीका होता है, आपकी बोर्ड कॉपी में यही होना चाहिए। तो एल्कोहल और KOH जब एक साथ हैं, आई कैन नेवर इमेजिन कि KOH कभी एसोसिएटेड रह सकता है लिक्विड सॉल्यूशन में, इमीडिएटली डिसोसिएट होगा, ये आयोनिक है। तो KOH का मतलब क्या है? जाते ही K+ और OH नेगेटिव टूट जाएगा। अच्छा, इधर एल्कोहल में भी प्रोटॉन डोनर है पॉसिबिलिटी, वो भी उस कैटेगरी में आ जाता है। तो अब आप देखिए, एल्कोहल का H, मेटल कभी भी H को छोड़ सकता है, रिप्लेस करता है। मेटल, एक एक्टिव मेटल किसी भी एसिड में से H को रिप्लेस करता है कि नहीं? ये बात मुझे पता ही है। इस K ने क्या किया? इसको रिप्लेस कर देना है फटाक से, क्योंकि मेरा OH और आपका H वीकली इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत वीक, इन्होंने तो वाटर बना के साइड में हो जाना है। तो एक बाय प्रोडक्ट तो मेरा बन गया यहाँ पे वाटर। अब आप सोचिए क्या आया, अबे समझ लेना फिर लिखेंगे बच्चे, ठीक है। K+ और ये दोनों बचे जुड़ने को, इसको मैं क्या कहूंगी? पोटेशियम इथ ऑक्साइड, पोटेशियम इथ ऑक्साइड। यानी जब मैंने एक्वस KOH लिया था ना, उस वक्त मेरे पास सिर्फ हाइड्रो ऑक्साइड और पोटेशियम थे। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, गया Cl और Br को रिप्लेस करके बैठ गया, सब्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। अब मेरे पास OH है ही नहीं सॉल्यूशन में। अब मेरे पास क्या है? OH की जगह OR, वो भी K के साथ लगा हुआ, बल्कि न्यूक्लियोफाइल। क्या ना, इसे भारी भरकम न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, O पे नेगेटिव चार्ज है, मैं कहीं नहीं कह रही इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं बना, बट ये न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, पोटेशियम के साथ इथॉक्साइड जो लगा है, दोनों आयन से, दोनों सेपरेटेड है, वो तो मेरे को इक्वेशन में ऐसे दिखाने पड़े।
तो पोटेशियम अलग घूम रहा है अपना, इथॉक्साइड अलग घूम रहा है। इथॉक्साइड मतलब नॉट OH। इथॉक्साइड थोड़ा भारी हो गया, बल्कि हो गया। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल बल्कि हो जाए वो चलना पसंद नहीं करेगा। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। किसी ने पूछा भी था आज हमें कैसे पता लगेगा स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियोफाइल या बेस, देन आई सेड कि आज ही यही आएगा। बल्कि न्यूक्लियोफाइल होते ही वो चलेगा तो नहीं भाई, मैं न्यूक्लियोफाइल तो हूं बट आई डोंट वांट टू मूव, भारी भरकम हो चुका हूं, मैं जाके अटैक नहीं करूंगा। एक काम करो, प्रोटॉन को ही बुला लो इधर, लेट मी बिहेव एज अ गुड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर, आई कांट मूव। बल्कि न्यूक्लियोफाइल होते ही आई एम नॉट कमेंटिंग कि ये वीक हो गया, आई एम कमेंटिंग बल्कि न्यूक्लियोफाइल विल बी अ वेरी गुड बेस। वो तुरंत क्या करेगा, मैं जाऊं एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करूं, इट विल टेक टू मच टाइम, रेट हो गया स्लो। उतने में मेरे को देख के कोई प्रोटॉन दिख रहा है तो उड़ा लो उसको। प्रोटॉन, कौन से प्रोटॉन को उड़ाने पहुंच गया ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल बिहेविंग एज अ गुड बेस, ये बीटा वाले को पहुंच गया। तो अगर आपके इसके आंसर में कीवर्ड्स नहीं हुए अंडरलाइन करके, बल्कि न्यूक्लियोफाइल इज गुड बेस हेयर, तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल और गुड बेस के नीचे अगर तुम अंडरलाइन कर देते हो तो कोई टीचर तुम्हारी 5-6 लाइनें नहीं पढ़ेगा जो तुमने लिख रखी होंगी, उसको पता है तुमने अटेंशन कैच कर लिया यहां पे। तो क्योंकि ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसका काम क्या बन गया, अब ये कोई न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने के बजाय ज्यादा अच्छा बेस बिहेव करने लग गया। बेस बिहेव करते ये क्या डिमांड करेगा, आई नीड अ प्रोटोन। तो ये प्रोटोन के लिए फिर क्या करेगा, जाएगा एल्काइल हैलाइड के पास। तो जो भी एल्काइल हैलाइड आपने लिया हुआ होगा, तो देखिए एक और तरीका लिखने का फिर ये हो जाएगा, मैं एल्कोहलिक KOH ऐसे लिख दूं, बेटर नहीं है, ETO के एल्कोहलिक KOH एक्चुअली गिव मी दिस। तो इसकी वजह से ये कहेगा आई डोंट नीड टू रिप्लेस योर Cl बिकॉज आई कैन नॉट मूव, मैं बहुत भारी हो चुका हूं, गिव मी योर बीटा प्रोटोन। अपने आप देखो उसके बाद तुमने क्या करना है, बीटा प्रोटोन जैसे ही निकलेगा ये इधर जाएगा, इसको निकलना पड़ेगा एक ही स्टेप में, टपाक से ये शुरू। तो यानी कि आपका फोकस क्या होगा, जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल बिहेव्ड एज अ गुड बेस, it will extract a proton from alkyl halide in place of attacking for substitution. सब्स्टिट्यूशन करने के बजाय ये अब प्रोटॉन एलिमिनेट करने के चक्कर में रह गया, हेंस एलिमिनेशन इंस्टिगेट हो गया। वंस एलिमिनेशन इज इंस्टिगेटेड देन तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इसके आंसर को अपनी कॉपी में प्लान कीजिए, नीचे मैंने पूरा कर रखा है, आप वो भी कॉपी कर सकते हैं, और अगर आप खुद प्लान करना चाहते हैं खुद भी प्लान कर सकते हैं। करिए, why alcoholic KOH gives elimination whereas aqueous KOH gives substitution। यही है कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। फिर मैंने नीचे एलिमिनेट होता हुआ प्रॉपर एक बार दोबारा दिखा दिया, ETOK लिख के, यानी आज के बाद एल्कोहलिक KOH लिखा मिले, ETOK लिखा मिले, MEOK लिखा मिले, आपको एक ही बात समझनी है, ये एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल और गुड बेस है। एंड मेरे अगर इस क्वेश्चन में मेरे पास टाइम हो तो मैं एंड ऐसा करूंगी, एलिमिनेशन भी दिखाऊंगी और सिमिलर मैं सब्स्टिट्यूशन भी दिखाऊंगी, कि मैं लैंग्वेज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करूंगी। इफ आई एम प्लानिंग माय आंसर तो 1 मिनट के अंदर मैं इतना बड़े आराम से लिख सकती हूँ, या 2 मिनट के अंदर, जो कि बहुत है। कि मेरे को दिखाना तो चाहिए ना कि एक्वस KOH के साथ, मैंने ऊपर बोल तो दिया एक्वस के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बट बनता है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे दिखाना कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो मैंने OH के लिए क्या इंफॉर्मेशन लिखी, ये लेस बल्कि होने की वजह से अच्छा बेस नहीं बन पाया, न्यूक्लियोफाइल दोनों थे लेकिन एक अच्छा बेस बन गया और एक अच्छा बेस नहीं बन पाया, बिल्कुल भी नहीं। कार्बोकेटाइन तो वैसे बना नहीं, बट आपको दिखा दूं दोनों जगह क्या है। आप इधर की बात कर रहे हो ना, जैसे ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ ये बॉन्ड इधर गया, इस बॉन्ड को एकोमोडेट करने के लिए इस कार्बन को, क्लोरीन को बाहर भेजना पड़ा, नो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर आया और ये बॉन्ड बाहर गया। अच्छा, मतलब मैंने अधूरा छोड़ा हुआ है कि आप लोग इसको कंप्लीट करो, बस मैंने इसको अधूरा छोड़ा हुआ है। देखो जरा, आदित्य, Cl गया और H गया, तो क्या करूं? अगर आज के टेस्ट में मैं ये सब्जेक्टिवली लिखवाऊं तो आप लिख लेंगे?
कि आज के टेस्ट में मेरे को एक क्वेश्चन अगर देना पड़े, व्हाई एल्कोहलिक केवेज गिव अस एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको ये लिखना पड़ेगा। डन, आगे चले जी। बाय प्रोडक्ट्स में मैं आना ही नहीं चाह रही, यही मैंने उसको बोला, मैं आना ही नहीं चाह रही, मेरे को आते ही नहीं, मेरे लिए ग्रीक है, अभी अगली क्लास में सीख के आऊंगी, पढ़ के आऊंगी, ठीक है। बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि मेरे को एल्कीन को पकड़ना है, मेरे को मेन प्रोडक्ट को पकड़ना है। बाय प्रोडक्ट जहां जरूरी था पहले पकड़ा मैंने ग्रिग्नार्ड में, ठीक है। अभी बाय प्रोडक्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर दो बच्चों। अगर अब मेरे को बात करनी है कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल, यानी कि मेरे पास आखिरी चीज एलिमिनेशन में लास्ट चीज बचती है, जितनी हो पाएगी टाइम के हिसाब से उतनी करेंगे, दैट इज ईज ऑफ एलिमिनेशन के फैक्टर्स। एक आपने देख लिया भाई, बल्कि न्यूक्लियोफाइल दे दो, राइट, तो पक्का एलिमिनेशन होगा। दूसरा फैक्टर क्या आ जाता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी। अगर कहीं एल्कीन सुपर स्टेबल बन रहा है वहां ईज फास्ट होगी, कहीं एल्कीन काफी कम स्टेबल बन रहा है वहां बहुत स्लो होगी स्पीड, क्योंकि कार्बोकेटाइन जैसी चीज है नहीं, कोई पेंटावेलेंट स्टेट है नहीं जो मैं स्टेरिक हिंड्रेंस ले आऊं, कुछ ला ही नहीं सकती मैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वेरी क्विकली रिवाइज कराती हूँ, नोट मत करना इसको। ये +1 का जीओसी का सबसे आसान टॉपिक है, डोंट नोट इट। जो भी +1 में पास होके आया ना उसको ये आता है, इसका सिर्फ आउटपुट चाहिए मेरे को 12th में, कहीं कोई नहीं पूछेगा क्यों, आपको आना चाहिए कैसे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में सबसे पहली चीज, मैंने आपको कई तरह के एल्कीन यहां बना के दिए, ये सबसे छोटा एल्कीन है। इस एल्कीन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सिर्फ 2 कार्बन है, इसको स्टैंडर्ड एल्कीन मान के चलते हैं क्योंकि ये पहला है, रेफरेंस एल्कीन मान के चलते हैं। आप जब इसके बाद एक और एल्कीन बनाते हो तो यहां एक तरीके से इसको देखिए, इसके H को, अब ये वर्ड यूज करना मेरे लिए बड़ा आसान है, सब्स्टिट्यूट कर दिया CH3 से, 3 क्लासेस से सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड अब आप लिए बहुत इजी हो गया। अगर मैं एक एल्कीन ये लाई और एक एल्कीन ये लाई, इन दोनों एल्कीन में क्या फर्क है, ये एल्कीन सिंपलेस्ट एल्कीन है और ये एल्कीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, क्योंकि सिंपलेस्ट में एक H हटा के उसकी जगह पर एक CH3 लग दिया। ये एल्कीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये एल्कीन टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। आपको एल्कीन सिर्फ इतने ही थोड़ी होते हैं, एल्कीन तो आगे और भी हो सकते हैं, वो कितने भी बना लो आप, कितनी लंबी चेन लगा लो, रहेगा तो टेट्रा ही, 4 ही वैलेंसी बची एल्कीन के 2 कार्बन पे। तो एल्कीन या मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा या डाई होगा या ट्राई होगा या टेट्रा होगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मैंने यहां बोल दिया, मैंने यहां पर ट्राई दिखा दिया, टेट्रा दिखा दिया, डाई दिखाया नहीं, अंडरस्टूड है। तो कोई भी एल्कीन बन रहा है उसमें पहले मेरे को पता होना चाहिए कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। एल्कीन की स्टेबिलिटी सिर्फ एक चीज से देखी जाती है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। वो कई लोगों ने मुझे बता भी दिया, सबको पता है, लेकिन मेरी तरफ से एक बार ये टॉपिक निकलना चाहिए, बस इसलिए निकाल रही हूं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म क्या होती है, लेट्स चेक। मैंने ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाया, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस नहीं होता, पहले ये बता दूं। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है रेजोनेंस से भी एक मॉडिफिकेशन के साथ, सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट। रेजोनेंस में कभी सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर वर्ड लगाने का मतलब है कि एक कदम ऊपर चला गया, दैट इज सिग्मा बॉन्ड भी घुमा दिया इसने। तो अगर आप ये देखें, ये आपको एक सिंपल एल्कीन दिख रहा है, ऑब्वियसली इसमें एक सब्स्टिट्यूशन है। अगर पाई बॉन्ड वाले कार्बन्स को मैं कहूं ये मेरा रेफरेंस है, एल्कीन है तो यही मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। इस एल्कीन में आप पहले तो देखिए क्या इनके साथ एक भी अल्फा कार्बन है, पड़ोसी कार्बन है, यस एक ही है, बाकी जगह तो क्या है, हाइड्रोजन। जो अल्फा कार्बन है क्या उसके ऊपर हाइड्रोजन्स हैं, यस। हाउ मेनी, 3। मैंने अगले स्ट्रक्चर में आपको जो दिखा रखा है वहां पहुंचा पाऊं, उसके लिए मैं अल्फा कार्बन पे लगे हुए तीनों हाइड्रोजन्स को खोलती हूं। आप ये मान के चलिए जेई नीट में आपके पास ये चैप्टर सिलेबस में है जीओसी। हाइपर कॉन्जुगेशन को आप जब भी रिवाइज करना चाहोगे आपको आधे घंटे से ऊपर लगेगा नहीं, क्योंकि किसी ना किसी तरह से टुकड़ों में आपने कर लिया। तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। हाइपर कॉन्जुगेशन को इस तरह से सुनिए जितना मैं बोल रही हूँ कि अब 4-5 महीने के अंदर अंदर आपने प्रोड्यूस करना है जेई में, तब तक आपको याद रहे, आपको किताबें ना पढ़नी पड़े। बहुत महीने तो रह नहीं गए, अब अगस्त तो आधा होने वाला है, पलक झपकाओ 15 अगस्त आई पड़ी है, राइट। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 ही तो महीने रह गए, जनवरी फर्स्ट वीक में तो आपने प्रोड्यूस करना है।
तो 4 महीने तक आप इस बात को याद रखें, आपको किताबें ना पढ़नी पड़े। अब टाइम भी वही है। इस कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आदत होती है प्रोटॉन बन के निकलने की, लेकिन आवारा नहीं, कोई उसको स्कोप दिख रहा हो तो। इसको स्कोप दिख रहा है, यहां पाई बॉन्ड है और ये लेबाइल है। इस प्रोटॉन के प्रेशर में, वो जो अल्फा प्रोटॉन है उसके प्रेशर में ये पाई बॉन्ड हुआ इधर शिफ्ट। क्यों शिफ्ट हुआ? ये प्रोटॉन कह रहा है मेरे को जाना है, राइट? और ये बॉन्ड आएगा इधर। ये 2 एरो दिख गए सबको? इन दोनों एरो का रिजल्ट क्या होगा? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी नीट में आए हुए, इनमें से कौन सी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स नहीं है? 4 फॉर्म्स ही बना के दी हुई है। तब क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन आपका रिजल्ट डिमांड करता है, डिसाइड करता है, आप हवा में नहीं कर पाओगे, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जब कोई और ड्रॉ कर रहा होता है तो बड़ा स्मूथ सा लगता है, इजी सा लगता है। जब खुद ड्रॉ करते हैं तो दिक्कत आती है, इसलिए जितनी बार सुनो उतनी बार कुछ ध्यान रखो। अब मेरे पास क्या हुआ, ये इधर आया तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये फॉर्म जो बनी इसको मैं कहती हूं हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म। ये हाइड्रोजन एज पॉजिटिव लटका हुआ है, जैसे यहां एज H पॉजिटिव आया, इसको भी लगा मैं छूट तो गया हूं पर मेरे को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है, और इसको भी लगा कार्बो एनायन बन गया है, मतलब क्या करूं, स्टेबिलिटी नहीं है। इट विल कम बैक एंड एक दूसरे में बस बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। इस वजह से पाई बॉन्ड थोड़ी देर के लिए यहां के बजाय कहां चला गया? यहां चला गया, खो गया, डिलोकलाइज हो गया, ज्यादा स्टेबल। जितना पाई बॉन्ड चार्ज खो जाए, खोने का मतलब क्या? अटैक करने वाला एजेंट उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। जब अटैक करने वाला एजेंट उसको ढूंढ नहीं पाएगा, हो गया मोर स्टेबल। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ये लाइन आपने पढ़ी है एनसीईआरटी +1 में। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? जितने सब्स्टिट्यूशन उतने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे। यहां पर कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म बनेंगी? इसके अलावा 2 और, कुल मिला के 3। तो जब आप देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना तो आपको पता चल जाएगा ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट टू ज्यादा स्टेबिलिटी। तो जो मैंने आपके लिए यहां पर बना रखे थे, सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा इन चारों में? तो गिनना जरा, इसमें कितने अल्फा हैं, राइट? और इसमें कितने हैं? तो जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रहा होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट होगा, वहां एलिमिनेशन की ईज ज्यादा होगी। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को कुछ नाम दिया था लास्ट ईयर, जैसे मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव नाम दिया था, वैसे ही अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जैसे अभी आप पिछले पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि अगर ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बने जिसमें रिच बिकम रिचर हो रहा है तो आप दे दो इसको नाम मार्कोनिकोव। दूसरे वाला मेजर बने तो नाम दे दो एंटी मार्कोनिकोव। यहां पर अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को नाम दे तो आप नाम देंगे सेडजेफ, ठीक है? उसको आप नाम देंगे सेडजेफ, और दूसरे को नाम देते हैं हॉफमैन। सेडजेफ हॉफमैन करके आज की क्लास को क्लोज करेंगे, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। तो जिस किसी ने भी एलिमिनेशन थोड़ा बहुत भी पिछले साल पढ़ा है, याद कर लेना, डिट्टो सेम है, मेरी सारी स्लाइड सेम है जो +1 में थी, एक भी एक्स्ट्रा स्लाइड में नहीं बना पाती हूँ। तो सब कुछ सेम है। तो आप अगली क्लास में और मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि एलिमिनेशन ही चलेगा, और लास्ट पार्ट मतलब अगली क्लास में तो मेरे को खत्म ही करना है, बचा ही नहीं है, मैं और लटका नहीं पाऊंगी इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इतना सारा जो पढ़ा दिया उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट मी चेक, एक ही है ना इससे पहले? हाँ। तो अब मैं आपको कहूं एक एग्जाम्पल जो मुझे लेना है, दिस, दो एल्काइल हैलाइड दिए मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को एल्कोहलिक क्यूएच दिया। अब तो सवाल ही नहीं सब्स्टिट्यूशन हो, अब तो क्या होगा? एलिमिनेशन। एक से ये एल्कीन बना, एक से ये एल्कीन बना। माय क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 1 and 2 ईज ऑफ एलिमिनेशन। तो जो तुमको मैंने एक DPP4 दी है ना, वैसी ही एक DPP है। लास्ट क्लास में तुम लोगों के हालात के बाद मैं रुक गई हूं एलिमिनेशन को लेके, जिसका चैप्टर जब पूरा हो जाए DPP से, हमारे करने के बाद सारे DPPs हो जाएं, एंड इफ somebody wants, मेरे से वो DPP ले लेना। मैं क्लास में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगी जबरदस्ती,
जिसको लगे अभी नहीं, मेरे को सितंबर में चाहिए होगी, रिवीजन के दौरान चाहिए होगी, तब ले लेना। वो डीपीपी इस साल बनाई है। लास्ट ईयर जब आप लोगों को एलिमिनेशन पढ़ा रही थी तो खुद ही मोटिवेट हो गई, ये कर रहे हैं, इनको मैं ये एडवांस का डिटेल भी दे सकती हूँ। या अच्छे क्वेश्चन जो नीट और जेई में अगर टफ आने हो, कई बार टफ आ जाते हैं, और आप देख लोगे 21-22 का तो आप समझ भी जाओगे टफ आते हैं। तो एलिमिनेशन की एक डीपीपी बिना नंबरिंग के पड़ी है, 4, 5, 6, 7 कुछ नहीं लिखा उसके ऊपर, 2 पेज की है, सिंपल। ईज ऑफ E1 E2, जैसे ईज ऑफ SN1 SN2, वो ऑप्शनल है, जिसकी बाकी हो जाए वही ले, अदरवाइज ना ले, मेरे को चैप्टर नहीं खराब करना। तो ईज कोई मुश्किल तो नहीं थी, मोर स्टेबल एल्कीन देखा और ईज लगा दी, ठीक है, ये एलिमिनेशन की ईज है, हो जाएगा बच्चों। अब पहला फैक्टर क्या कर रही थी मैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, वो मेरे को मुश्किल लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसमें मैं ज्यादा वैरायटी दे नहीं सकती, तो वो तो बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड फैक्टर सेम है जो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किया था, एलिमिनेशन की ईज में बाकी सब कुछ सेम आए तो लीवेबिलिटी देखनी पड़ेगी, और लीवेबिलिटी में मुझे पता है आई जल्दी बाहर निकल के भागेगा, बॉन्ड वीक है, तो सेकंड फैक्टर नोट कर लो। फिर थर्ड पे आते हैं, एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन, दिस इज समथिंग सुपर टफ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में, नॉट नॉर्मल। देखिएगा, पता है बीटा हाइड्रोजन जिसका जल्दी निकल जाएगा वहीं पर एलिमिनेशन के चांस ज्यादा है, कहने को कोई बहुत टफ चीज नहीं है, लेकिन आपको ये भी सोचना सम टाइम मुश्किल हो सकता है, रेयर केसेस में यूज होगा, शायद इकलौता यही केस में ला पाई इसके लिए, अदरवाइज मेरे पास पक्का इसकी प्रैक्टिस होती। अब ये देखिए आप, मुझे पता है अगर मेरे को एलिमिनेशन ही कराना है, वो तो सवाल ही नहीं है कि एलिमिनेशन नहीं हो रहा, मैं इजी एलिमिनेशन की पूछ रही हूँ, तो इसके अंदर मुझे दिख रहा है कोई वो वाली मेरे को चॉइस भी नहीं मिल रही कि मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बने, सब सेम ही मिल रहा है, लेकिन आई नो यहां पर बीटा पोजीशन पर लगा हुआ H ज्यादा एसिडिक है, आसानी से निकल पाएगा, क्यों, वो मैं आपको समझा दूं, फिर नोट करना। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पड़ोस में जो कार्बन है वही बाई चांस बीटा वाला है, क्योंकि कोई कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इधर से विड्रॉ करेगा और इसको कहेगा गेट लॉस्ट, सामने बेस पड़ा ही है, जाओ तुम एब्स्ट्रैक्ट हो जाओ, तो ईज बढ़ गई। यहां पर बीटा ये है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, तो सब कुछ सेम होते हुए मेरे को कभी कभार ईज बीटा हाइड्रोजन के निकलने के ऊपर भी सेट करनी पड़ सकती है, वेरी रेयर, बट इफ इट कम्स विल बी वेरी हैप्पी कि यस ये हमें आता था। नोट करिए, क्लोज करूं बुलेट्स को। कभी भी नहीं डोनेट करता बेंजीन, नेवर, आज तक तो नहीं। इधर देखो, यहाँ BR भी लगा होता तो क्या होता, +R, बेंजीन ले ही रहा है, विड्रॉ ही कर रहा है, बेंजीन डोनेट कर दे, वो उसका दिमाग थोड़ी ही है, अपनी एरोमेटिसिटी कैसे हर्ट कर देगा, वो इतना अच्छा एरोमेटिक 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, कभी नहीं डोनेट करता। वो स्टेबल होने का मतलब विड्रॉ करना कब से हो गया, डोनेट करना कब से हो गया। इफ आई एम स्टेबल इट डजंट मीन कि आई एम डोनेटिंग और विड्रॉइंग, ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी उसी रिंग की वजह से ही है जी। हो गया ये नोट। अब मेरे पास फैक्टर्स तो आए, बट ये फैक्टर्स मैं बस नोट कराने के लिए नोट करा रही हूँ, इसको यूज अगली क्लास में करूंगी, जब ईज के क्वेश्चंस करेंगे, जब डीपीपी के क्वेश्चंस करेंगे, तो नोट होना तो एक अलग बात है। अब मेरे को थोड़ी सी एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करानी है, जो बेसिक एनसीईआरटी वाली पहले, फिर मैं अगली क्लास में कुछ ढंग का देख पाऊंगी इस पे। तो ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव होगा, पता नहीं, अब देखेंगे, अभी तक तो बात ही नहीं करी मैंने रीजियो सिलेक्टिव है कि नहीं। ज्यादातर इसके अंदर सेटजेफ वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, बट कहीं कहीं आप देखोगे हॉफमैन भी मेजर होगा, लेकिन ज्यादातर हॉफमैन प्रोडक्ट इज माइनर, सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर। तो अभी तो मेरे को ये नहीं पता कि सेटजेफ और हॉफमैन क्या होता है, वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, तो मेरे साथ साथ नोट कर लेंगे, तो इट विल बी गुड फॉर अस। तो रीजियो सिलेक्टिविटी है, जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर, हॉफमैन प्रोडक्ट इज माइनर। अब मेरे को पहले तो याद करना है सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा होता है।
सेडजेफ प्रोडक्ट होता है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म ज्यादा थी, वो सेडजेफ का नाम दिया गया उसको। वो हमेशा मेजर होगा, राइट? और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को बोला गया है हॉफमैन, वो हमेशा माइनर होगा। जब तक मैं एनसीईआरटी में हूं हमेशा यूज कर लूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत 3 या 4 जगहें ऐसी आएंगी सिर्फ जहां पर उल्टा भी हो सकता है। उस सारे केसेस में अगली क्लास में आपके सामने लूंगी, बट अभी सेडजेफ हॉफमैन पता लग गया। तो मैं अपना टॉपिक क्लोज करूं उससे पहले मेरे को आपसे एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन करवाने हैं ताकि एलिमिनेशन आप भूल ना जाओ। चेक फर्स्ट, ETOH दे रखा है मैंने, दोनों जगह ETOH लिख रखा है, पता नहीं क्या सोच के लिखा हुआ है, KOH लिखना है यहाँ पे जी। इट मींस यहाँ पर तो एलिमिनेशन हो रहा है। अब एलिमिनेशन हो रहा है, ये तो जाएगा ही जाएगा ब्रोमीन, तो इसके तो कोई चांस ही नहीं है ना जाने का। पहला पार्ट आप क्या करते हो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हुए, पहले बीटा आइडेंटिफाई करो। दो बीटा कार्बन्स थे। दो बीटा कार्बन होने का मतलब यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है। बीटा एलिमिनेशन है, पड़ोसी से जाएगा। अब दो पड़ोसी हैं, अब तक तो मैं लाई नहीं थी ऐसा केस जहां 2 पड़ोसी हो। तो अगर इधर वाले बीटा से गया तो डबल बॉन्ड कहां आना चाहिए? यहां। और अगर इधर वाले बीटा से गया, आई होप सबकी नजरें यही हो, अगर इधर वाले बीटा से गया तो डबल बॉन्ड कहां आया? यहां। पहले तो आप बोलोगे ये कौन है? मेजर। फिर आप लिखोगे ये कौन है? माइनर। अब इसका नाम लिखना जरूरी होगा। यहां पर मेजर कौन से वाला है? मोर सब्स्टिट्यूटेड, इट इज सेडजेफ और हॉफमैन। नोट इट इफ समबडी वांट्स टू। एंड एनसीईआरटी का इसका सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेती हूं मैं, कि आप मुझे इसका मेजर प्रोडक्ट या जो भी कुछ पूछूंगी मैं, पहले ये कर लीजिए। रीजियो सिलेक्टिविटी, सेडजेफ, हॉफमैन, सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस किए। अच्छे क्वेश्चन अगली क्लास के शुरू के 15-20 मिनट में ही हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा ये। इसमें मेरे पास एनसीईआरटी का तो अभी खत्म कर दिया मैंने, एक आधे क्वेश्चन के बाद वी विल लैंड अप एट एंड ऑफ एनसीईआरटी एलिमिनेशन। इसका आंसर दे सकता है कोई मेरे को? ये दोनों दीजिए और जाइए टेस्ट दे के। ये दोनों के मेरे को प्रोडक्ट्स चाहिए। करना कोशिश। खुशी, एलाइल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH के साथ करूं तो क्या बनेगा? बड़ा समस्या वाला मामला है ये। मतलब हाँ, हाईली अनस्टेबल है। मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल रही हूँ, मेरे को बस जवाब दो। हाईली अनस्टेबल है, ओके। नीचे वाला भी दे दो। इसमें मेरे को क्या देखना है? ये तो जाना ही है। इसका बीटा पे है एक H, हालांकि हम जानते हैं कि बीटा पे जब H होता है वो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तभी हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ऑल दोज थिंग्स कैरी ऑन, बट यहाँ डबल बॉन्डेड है। बट स्टिल अगर मैं कहूं मैंने एलिमिनेशन करा दिया यहाँ पे, तो एलिमिनेशन कराने पे यहाँ क्या बनेगा एक बार देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, इस पे एक ही H था, वो भी Cl के साथ अगर निकल गया तो ये एलीन बनेगा, हाईली अनस्टेबल। राइट, एलीन बनेगा, हाईली अनस्टेबल होगा, एग्रीड। नीचे वाले में फिर अगेन मैं बोलूंगी ओपन अप करिएगा, उसके बिना जवाब मत दीजिएगा। ऑल दो इसका करेक्ट आंसर आ चुका है, बट वाई आई एम नॉट जंपिंग, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये पहली बार है, इसलिए आई ट्राई नॉट टू जंप ऑन करेक्ट आंसर इमीडिएटली। अब आप सोचिए, इसमें लोगों ने मेरे को दे दिया नो रिएक्शन। ड्रॉ करने के बाद भी अगर आपका विचार है नो रिएक्शन तो ठीक है, और कुछ बदला है तो भी बता दो, ठीक है। नो रिएक्शन होगा मान्य। पहले तो देखो ये कार्बन अल्फा है, बीटा कार्बन मेरे पास 3-3 है, तो क्यों नो रिएक्शन भाई? मेरे को 2-3 जगहों से नो रिएक्शन आया और मान्य ने भी हाँ कर दी, तो मेरे को तो था बस। क्यों? यश्री आया, तुम्हारा डेडलॉक आएगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तीसरे नंबर पे क्यों रख रखा? तो बच्चे बदले नहीं है, बस शक्लें बदली हैं तुम लोगों की, जो पिछले साल बैठे थे और जो इस साल बैठे हैं, सिर्फ शक्लें बदली हैं।
तो यहां आप देखिए इसके पास क्या है, ये तो बीटा कार्बन, भाई 3 3 6 3 9 बीटा हाइड्रोजन है, क्यों ना होगा रिएक्शन? ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, क्यों नहीं बनेगा? ये बिल्कुल बनेगा जी, थोड़ा हैंडराइटिंग गंदी हो गई बट बनेगा ये। सो नो रिएक्शन बोलने से पहले ड्रॉ करो, प्रोडक्ट बनाने से पहले ड्रॉ करो। वो स्पेशल वाला केस जो तुम कह रहे हो फलक, वो डीपीपी में गया हुआ है, वो मिल जाएगा। ऐसा कोई केस, और वो एनसीईआरटी का ही है, जिसमें बीटा पड़ोसी पे एक भी हाइड्रोजन ना हो, वहां लिखोगे नो रिएक्शन पक्का। यहां तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन का तो समान ही नहीं है। ये भी आ सकता है। तो यहां मैं आज फिनिश कर रही हूं क्लास को।